students, this is Raghav Mishra and you are watching YouTube channel powered by the Brilliant Foundation. Students, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे आज की कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कॉन्सेप्ट्स अगर हम लगाते हैं किसी भी सॉलिड पर, किसी भी सब्सटेंस पर, और वहाँ से हम चार्ज किसी पॉइंट चार्ज पर देखते हैं कि कितना फील्ड लग रहा है, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। कोई भी एक पर्टिकुलर शेप हम ले लें, एक सिलेंडर ले लें, एक डिस्क ले लें, और वहाँ से एक पॉइंट चार्ज पर, एक टेस्ट चार्ज पर हम देखें कि क्या फील्ड वहाँ एग्जर्ट हो रहा है, तो वो आज हम कैलकुलेट करेंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और इस वायर के पास एक पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज हमने रखा है। हम निकालेंगे कि उस टेस्ट चार्ज पे इस पूरे के पूरे वायर से, इसकी लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट है, इस पूरी वायर से इस पर कितना फील्ड एग्जर्ट हो रहा है टोटल। इस वायर पर हम मान लेते हैं कि टोटल चार्ज हमने दिया हुआ है कैपिटल Q। कैपिटल Q इज द चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर वायर। लेट अज्यूम ये डिस्टेंस हमारे पास x है और ये डिस्टेंस r है। यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम है D, मान लेते हैं इस पॉइंट को D। तो इस पॉइंट पर D और इसे मान लेते हैं O, दिस पॉइंट इज P। तो ये डिस्टेंस अभी फ़िलहाल हम इसे कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज़ L। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है हमारे पास वो स्मॉल l है। और ये इस पॉइंट से, पॉइंट D से पॉइंट P पर ये थीटा इंक्लिनेशन एंगल से लगा हुआ है। जो फील्ड की डायरेक्शन है वो थीटा एंगल पे शो हो रही है। अब हम निकालें इसको, तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये एक सॉलिड सब्सटेंस है। और जैसा कि हमने पहले देखा था रिंग के केस में, हमने, याद होगा आपको कि हमने वहाँ पर पूरी रिंग की वजह से निकालने के लिए क्या किया था, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के लॉज को वैलिड कराना ज़रूरी है और उसके लिए हमें यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक छोटा सा डिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, यहाँ एक छोटा सा डिस्टेंस बनाते हैं। ये हम मान लेते हैं दिस इज DL, दिस इज DQ और इसकी लेंथ कितनी है DL। ये हमारा काम हो गया। एक छोटा सा चार्ज हमने यहाँ पर काटा और उसका नाम दे दिया, उसकी लेंथ कितनी है DL और उस पर चार्ज कितना है DQ। अब यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है और उस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E नेट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू DQ और अपॉन में, अच्छा मैंने स्मॉल q लिया है तो हम स्मॉल q ही कंसिडर करें, DQ अपॉन में r²। यही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, इस पॉइंट चार्ज और इस पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस r, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने KQ/r² पढ़ा है, हमने वही कर दिया। अब यहाँ दिक्कत ये है कि हमारे पास ये DQ है, इसकी कितनी वैल्यू है ये हमें नहीं पता, प्लस ये DL जो है इसकी लेंथ कितनी है ये हमें नहीं पता। तो हम इसे बारी बारी कैलकुलेट करते हैं कि कितना इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो सबसे पहले DQ को देखते हैं। इसके लिए हम क्या करें, एक टर्म लिखें, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसे हम कहते हैं लैम्डा, और इसे लैम्डा को क्या लिखेंगे हम, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका यूनिट लेंथ हमने काटा। यूनिट लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। तो हम मान लेते हैं कि 1 मीटर की वायर, अब 1 मीटर की वायर पर जितना चार्ज एक्यूमुलेटेड है वो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की 1 मीटर के डिस्टेंस की चार्ज डेंसिटी है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, यूनिट सब्सटेंस में यूनिट एरिया, यूनिट वॉल्यूम, यूनिट लेंथ, सब कुछ यूनिट होना चाहिए, और उस पर वो सब्सटेंस यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटी कितनी है। तो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, चार्ज। तो हम क्या करें, एक यूनिट लेंथ पे 1 मीटर वायर पे कितना चार्ज, उसी को कहते हैं चार्ज डेंसिटी। और चूंकि लाइन है इसलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला जो बन के आता है दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू DQ/DL। हालांकि ये जो हमने क्या किया, लैम्डा इक्वल्स टू Q/L ये आना चाहिए।
ये देखो, और यहाँ स्मॉल एल हम कर दें। तो चूंकि हमने छोटा सा चार्ज लिया तो छोटे से लेंथ के लिए, इसीलिए हमने डी क्यू और डी एल सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ। अब हमारे पास यहाँ से डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी, डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा डी एल। अब डी क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई। पहला काम ये हो गया कि डी क्यू की वैल्यू ले आए हम। अब हम ये डी एल जो है इसकी वैल्यू हम कल निकाल लेते हैं। तो देखो कि मैं इस ट्राइटेंगल है, ये यहाँ पर 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू L बाय एक्स। ठीक है, दिस इम्प्लाई L इक्वल्स टू एक्स tan थीटा। अब इसे हम क्या करें, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें। सो वी विल राइट डी एल अपॉन में डी थीटा इक्वल्स टू एक्स इंटू डी tan थीटा बाय डी थीटा। ये सब हमारे पास हमें पहले से आता है और हमें आसान भी है हमारे लिए। यहाँ से हमारे पास आ जाएगी डी एल बाय डी थीटा इक्वल्स टू एक्स इंटू टेन की का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से डी थीटा उधर ले जाएं हम, दिस विल गिव अस, इससे बेहतर है मैं यहाँ लिख देता हूँ डी एल इक्वल्स टू एक्स इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये देखो हमारे पास डी एल की भी वैल्यू आ गई। ठीक, तो हमने क्या क्या निकाल लिया, डी क्यू निकाल लिया, डी क्यू का के टर्म में डी एल हमारे पास इंट्रोड्यूस हो रहा था तो हमने डी एल भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। एक चीज़ और हम कैलकुलेट कर लें कि आर की वैल्यू कितनी होगी। वैसे तो हम पहले ही इसके निकाल चुके हैं तो आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं वैसे ही, पाइथागोरस से रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। हालांकि आर की वैल्यू हमें सेक के टर्म में निकाल देनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। आर की वैल्यू जो हम निकालेंगे वो हो जाएगी आर अपॉन में, यहाँ देखो आप कि आप आर अपॉन में लिखने से बेहतर, देखो आप ये ट्रायंगल है और इसमें कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम लें तो बी बाय एच, दैट विल गिव अस बी बाय एच। सो वी कैन राइट कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स बाय आर एंड दिस इम्प्लाई, यहाँ से आप देखो मैं r की वैल्यू इंट्रोड्यूस करूंगा, r इक्वल्स टू एक्स बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स सेक थीटा, r की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब कोई सवाल ये है कि हमने ये dl की वैल्यू ये सब क्यों किया। आप देखो p पॉइंट जो है वो x डिस्टेंस से आगे पीछे हो या ऊपर नीचे हो, इस केस में आप देखो यहाँ से इसकी वैल्यू जो है ये मैं थीटा, अगर मैं यहाँ थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, नीचे इस तरफ से इस तरफ तक, इसीलिए मुझे इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ना कि एल और क्यू के रिस्पेक्ट में। ये थीटा एंगल है, यही एंगल वेरी कर सकता है, इसी एंगल के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसीलिए हमने सब कुछ थीटा के रिस्पेक्ट में कंसिडर किया। ठीक है, इतना क्लियर है आपको, आप कॉपी करें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने डी क्यू, आर और डी एल, ये जो हमने वैल्यू अभी कैलकुलेट करी, ये सारी वैल्यूज मैंने लिख ली है, सारी की सारी वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो वी कैन राइट दिस एज ई नेट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी क्यू की जगह हम रख दें आर डी एल, सॉरी दैट विल बी लैम्डा डी एल, एंड और dl की जगह पर हम ये सब्स्टिट्यूट कर दें लैम्डा इंटू एक्स इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड r की जगह पर हम x सेक थीटा रखें तो r का स्क्वायर कर दें, दैट विल गिव अस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उसे हम कैंसिल कर सकते हैं, दैट विल गिव अस, यहाँ से हमारे पास ई नेट की वैल्यू आ रही है इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी थीटा अपॉन में x, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब आप देखो ई नेट तो मैंने लिख दिया, ई नेट की वैल्यू यहाँ से आप देखो, ई नेट एक वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट है, एक y और एक x। यहाँ से देखो आप, ये थीटा तो ये भी थीटा, और यहाँ से ई एक्स, ये हो जाएगा आपको कॉस कंपोनेंट और ये हो जाएगा आपको साइन कंपोनेंट। सो वी कैन राइट ई एक्स इक्वल्स टू ई
नेट कॉस थीटा और ई वाई इक्वल्स टू ई नेट साइन थीटा। ये दोनों कंपोनेंट हमारे पास आ गए। इन दोनों कंपोनेंट को हमें अलग अलग बारी बारी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। क्यों इंटीग्रेट करेंगे? क्योंकि आप देखो यहाँ पर लैम्डा इज अ कांस्टेंट, एक्स इज अ कांस्टेंट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट। क्या वेरी कर रहा है? थीटा। इसका मतलब इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करें? ई एक्स नेट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1, यहां मैं लिख दूं लैम्डा डी थीटा अपॉन में, या लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। यहां से इसे हम बाहर करें और ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स और इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा डी थीटा। अब सवाल ये है कि इसकी लिमिट कहां से कहां तक लगाई जाए। अब आप ध्यान से देखो, ये देखने पे आपको क्या पता चलेगा कि थीटा की लिमिट कहां से कहां तक लेंगे। देखो आप, ये देखो आप, इसे, ये पॉइंट है, यहां से इसका ये अभी थीटा एंगल पर इस DQ के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखो इस पॉइंट को, ये लाइन, ये जो DQ हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, इस DQ को हम नीचे करें तो एंगल की वैल्यू छोटी होगी, इस DQ को हम और ऊपर करें तो एंगल की वैल्यू बड़ी होगी। आप ऊपर की साइड पे देखो, इस लाइन के सिमेट्रिकल हम इसे नोटिस करेंगे तो इस ऊपर की साइड देखो, एंगल बढ़ते 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 कहां तक चला जाएगा? 90, यानी कि प्लस π/2। और इधर देखो, यहाँ अगर इस पॉइंट पर यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज हम कंसीडर करें तो दैट विल ऑल्सो बी थीटा कंसीडरिंग अ वैल्यू ऑफ एंगल। और यहाँ से ये थीटा की वैल्यू देखो कहां से कहां तक चली जाएगी? -π/2 से। अगर एक एंगल को हमने प्लस कंसीडर किया तो दूसरा एंगल हम माइनस कंसीडर करेंगे। सो दिस विल बी +π/2 एंड दिस विल बी -π/2। तो हमारे पास इंटीग्रेशन की जो लिमिट आई है दैट विल बी -π/2 से +π/2। क्लियर है आपको? ये देखो आप, यहां से एंगल की वैल्यू कहां तक, ये वायर इनफाइनाइट तक जाएगी तो ये ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगी इसके, और ये भी पैरेलल हो जाएगी। तो दिस विल बिकम +π/2, दिस विल बिकम -π/2। ये आपके ऊपर है कि आप इसे कौन सा एंगल कंसीडर करते हो। अगर आपने नीचे वाले को, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज को आपने प्लस माना है, दैट विल बी +π/2 एंड दिस विल बी -π/2। रिजल्ट आपका वेरी करेगा, साइन वेरी करेगा, रिजल्ट आपका सेम आएगा। इतना आप कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से जैसे कि हमने EX लिखा वैसे ही हम EY भी लिख दें। EY विल बिकम लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, और यहाँ से इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 और यहाँ से साइन थीटा डी थीटा। अब EX और EY की वैल्यू हमारे पास है, जैसे ही हम इसे इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता था कि नीचे वाले EY को ऊपर वाला EY कैंसिल कर देगा। जैसे कि रिंग में हमने देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में और कूलम्ब्स लॉ दोनों में, EY जो कि डाउन साइड में है वो प्लस ऊपर वाले, यानी कि अपवर्ड साइड में जो EY इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट निकलेगा वो सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी कि सिमेट्री से देखें तो नीचे जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सारे के सारे वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएंगे। वही दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन का सहारा लिया है। यहाँ से मैथमेटिकली भी हम दिखा सकते हैं इसे। तो पहले मैं EX कैलकुलेट करूँ। जब हम इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू लिखेंगे दैट विल गिव अस EX इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा π/2 और -π/2। हमें अच्छे से पता है इसकी वैल्यू कितनी आनी है। EX इक्वल्स टू लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, और यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 -1 इक्वल्स टू, देखो यहाँ से आ जाएगा 1 + 1 2, और 2 से 4 यहाँ से डिवाइड होके बचेगा हमारे पास। दिस इम्प्लाई EX इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। यहाँ से आपको एक और बात पता चली कि इलेक्ट्रिक फील्ड डजंट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर। कोई लेना देना नहीं है उसे, वो किस डिस्टेंस पे रखा है उसी पे डिपेंड करेगा, यानी कि 1/x पे डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और उसी तरह से EY हम निकालें, EY विल गिव अस लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, और इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा और π/2 से -π/2।
इसे मुझे सॉल्व तक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि cos 90 की वैल्यू डालते ही वो जीरो हो जाएगा एंड दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम जीरो. सो ई वाई हमारे पास आ गया जीरो. यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर किसकी वजह से होगा? इसके वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से होगा. जितने भी यहाँ पर डी क्यू जितने भी डी क्यू हम यहाँ काट लें, उन सब से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बन रहा है उसकी डायरेक्शन एक ही मानी जाएगी और दैट इज वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल के सारे कंपोनेंट एक दूसरे के कैंसिल हो जाएंगे. इसे आप कॉपी करें. फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे कि डिस्क की वजह से अगर हम वहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रख दें तो डिस्क की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर होना चाहिए. इसे कॉपी करें. आगे बढ़ने से पहले हम इस पर एक न्यूमेरिकल कर लें ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अगर मान लो थीटा की दो वैल्यू गिवन हो तो हम इसे कैसे करेंगे, या फिर फाइनाइट वायर आ जाए तो हम कैसे करेंगे. तो हम क्या करें, इस वायर को फिलहाल फाइनाइट कर दें ताकि क्वेश्चन हम कर सकें. और चलो यहाँ से लेते हैं ताकि हमारे पास वायर की एंड है और ये एंगल हम मान लेते हैं यहाँ से है. दिस एंगल इज थीटा 2 एंड दिस इज थीटा 1. ऑब्वियसली अगर हम एक इस साइड को प्लस कंसीडर करेंगे तो ये साइड अपने आप माइनस हो जाएगी. मान लेते हैं लेट थीटा 1 इक्वल 0 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री मान लेते हैं. अब हम इसे सॉल्व करें तो फिर से अब जब हम ये वैल्यू रख रहे हैं तो हम ई वाई को पूरी तरह से जीरो नहीं कह सकते, तब हमें ई एक्स और ई वाई दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो ई एक्स इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, और थीटा 1 की वैल्यू है 0 और इसकी वैल्यू है 90. उसी तरह से ई वाई इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स और यहाँ से 0 90 और साइन थीटा डी थीटा. ये हमने वैल्यू रख दी. अब हम इसे बारी बारी यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ से मैं क्या करूँ, ये फिलहाल इस वैल्यू को ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े तो इस वैल्यू को मैं फिलहाल मान लेता हूँ के डैश. तो हमारे पास आसानी होगी लिखने में. दिस विल गिव अस के डैश और यहाँ से कॉस ये हो जाएगा आपको साइन 0 साइन 90 माइनस साइन 0 एंड दिस विल गिव अस ई एक्स इक्वल्स टू के डैश इंटू 1 और यहाँ से ई एक्स कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स. ये वैल्यू हमारे पास ई एक्स की आ गई. उसी तरह से अगर हम ई वाई की वैल्यू निकालें तो ई वाई हमारे पास आ जाएगा ई वाई इक्वल्स टू के डैश, पहले ही हमने मान लिया इसे के डैश और यहाँ पर साइन माइनस कॉस. सो माइनस में बाहर निकाल लेता हूँ फिलहाल. कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 और यहाँ से थीटा 2 और थीटा 1 की वैल्यू हम रख दें. दिस विल गिव अस के डैश इक्वल्स टू माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, माइनस से मल्टीप्लाई करें पे ये चेंज हो जाएंगे तो कॉस 0 माइनस कॉस 90. और हमें अच्छे से पता है कि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, हैंस दिस विल गिव अस कॉस इंटू 1 और यहाँ से क्या वैल्यू आई, लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स. ये देखो फॉर थीटा 1 इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, ई एक्स इक्वल्स टू ई वाई. क्या लिखें, इन मैग्नीट्यूड. दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर आ गए. देखो यहाँ पे ई वाई लिख देता हूँ मैं यहाँ, दोनों मैग्नीट्यूड बराबर हैं. अब यहाँ से रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं. तो यहाँ से रिजल्टेंट के लिए हम क्या करें, ई नेट इक्वल्स टू रूट अंडर ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर. यही करते आए हैं हम. दो वेक्टर, ए वेक्टर है, दो डायरेक्शन उसके निकाले और उसका कंपोनेंट क्या निकालेंगे, ऐसे ही तो निकालते हैं इसका रूट. तो दिस विल गिव अस रूट 2 लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स. ये हमारे पास फाइनल डेरिवेशन आ गया. इसे मैं साइड में लिख देता हूँ. ई नेट इक्वल्स टू रूट 2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स.
काफ़ी अच्छा डेरिवेशन है, आप इसे न्यूमेरिकल के लिए यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स द डिस्क डेरिवेशन। ठीक है, डिस्क की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एंड ऑल। कॉपी करें इसे। ओके, ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है जिस पर कि चार्ज हमने Q लगाया है। यहाँ से एक पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी कैलकुलेट करनी है। पूरा का पूरा डिस्क, उस पर Q चार्ज, और वो फील्ड एक्सर्ट करेगी। बहुत सारे फील्ड लाइंस निकलेंगे उससे, हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सेपरेट वीडियोज़ में। और उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर भी एक्सर्ट होगी, इस पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज हमने रखा है। हमें निकालना है कि उस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में एक्सर्ट हो रही है इस डिस्क की वजह से। तो हम क्या करें, फिर से वही डिस्क का इशू आ गया। फिर से एक सॉलिड हमारे पास स्ट्रक्चर है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस पर पूरे पर है यूनिफॉर्मली, और इस पर क्या करना है, यहाँ से फील्ड निकाला। तो हम पूरे से तो निकाल नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो लॉ है वो क्या है, पॉइंट चार्ज, पॉइंट मास, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। तो हम क्या करें, यहाँ से फिर से हमें एक पॉइंट चार्ज की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो हम क्या करें, यहाँ पर एक रिंग बना लें। ये रिंग है और इस रिंग के यहां पर एक हमने DQ काट लिया। अब देखो यहां से, अब ये कौन सा प्रॉब्लम बन गया, ये बन गया रिंग वाला प्रॉब्लम। जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग निकाला, ये रिंग, इस रिंग का रेडियस हम मान लें, इसे हम थोड़ी देर के लिए R0 कर दें और इसे मान लें R0। यहाँ से रिंग का रेडियस मान लें। थोड़ा साफ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। R0, और इसकी जो डिस्क की जो थिकनेस है, जो रिंग है, इसकी थिकनेस हमने मान लिया DR। ठीक है, अब हमें बहुत सारे काम पहले करने पड़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। चूंकि ये एक सरफेस है, डिस्क है तो सरफेस है, उस सरफेस पर हमें निकालना पड़ेगा कि उस सरफेस की चार्ज डेंसिटी कितनी है। तो सबसे पहले तो हम यही इंट्रोड्यूस करें टर्म, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसे हम डिनोट करते हैं रो से, एंड दिस इज DQ अपॉन में DA। क्या पढ़ेंगे इसे, चार्ज पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया पर कितने चार्ज है, एक यूनिट एरिया हमने काटा, मान लो यहाँ से 1 मीटर बाय 1 मीटर का एरिया हमने यहाँ से लिया और वहाँ देखा कितना चार्ज है, उसी को हम कहते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम नाम देते हैं। तो अब हमें क्या क्या निकालना है, सबसे पहले तो DQ निकालना पड़ेगा। यहाँ से हम DQ फाइंड कर सकते हैं। आई होप दिस विल गिव अस DQ इक्वल्स टू सिग्मा DA। एक काम हो गया हमारा। दूसरा क्या निकालना है, DA निकालना है, यानी कि एरिया निकालना है। अब देखो, लेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ रिंग बी C। सर्कमफ्रेंस को C माना। सर्कमफ्रेंस कैसे निकालोगे आप, 2πr। ठीक है, 2πr ये हो गया, और R0 कर दें हम यहाँ। दिस इज, एक सेकेंड, वही तो मैं कहूँ, जब 25 बारी R0 कहाँ से आ गया। तो 2πr ये हो गया रिंग का सर्कमफ्रेंस। और रिंग की थिकनेस कितनी है, इक्वल्स टू DR। आप देखो, एक रिंग को मैं काट के सीधा कर दूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो लेंथ इसकी हो गई 2πr, ये है लेंथ, और इसकी विड्थ कितनी है, DR। तो लेंथ इंटू विड्थ यही हो जाएगा इसका एरिया। एरिया इक्वल्स टू L इंटू B, दैट इज 2πr DR। ये हो गया एरिया। अब हम इस एरिया से, इस एरिया की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें अगर, तो DQ हमारे पास आ जाएगा 2π सिग्मा R DR। मैंने सिग्मा बीच में लिख दिया ताकि थोड़ा सुंदर लगे बोलने में भी। ये आ गया हमारे पास 2π सिग्मा R DR। ये हमारे पास DQ की वैल्यू आ गई। R0 की वैल्यू फिर से हम निकाल सकते हैं वैसे ही, R0 इक्वल्स टू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, और ये एंगल हम मान लेते हैं दिस इज थीटा। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये जो थ्योरम है, ये एक्चुअली में हमारे पास रिंग का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इतना आप कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, DQ और R इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम इसे लिखें तो आप याद करो, फाइनल रिजल्ट जो हमने रिंग का बनाया था, बिल्कुल वही रिजल्ट हमें यहाँ लिखना है।
तो रिंग के लिए क्या बनाया था हमने, ई एक्स इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x इंटू डी क्यू और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। देखो याद करो आप, यही रिजल्ट हमारे पास आया था। अब डी क्यू की वैल्यू बस हमें यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है, क्योंकि हम आर की वैल्यू पहले ही रख चुके हैं, आर नॉट की वैल्यू। सो दिस विल गिव अस ई एक्स इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू एक्स इंटू 2π सिग्मा आर डी आर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब चूंकि ये ई एक्स सिर्फ एक के लिए निकाला हमने, यहाँ जो ई एक्स है ये हमारे पास फील्ड की डायरेक्शन है, दिस इज ई वाई एंड दिस इज ई एक्स। अब चूंकि रिंग के लिए निकाल रहे हैं, हम रिंग के लिए पहले ही पढ़ चुके हैं कि जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट होंगे इस पर्टिकुलर फील्ड के, वो सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। नीचे वाले से ऊपर वाला कैंसिल, ये जो यहाँ से देखो एक फील्ड कंसीडर होगा, उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर, तो जिस सिमेट्री की वजह से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल ऊपर बनेंगे, उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे वर्टिकल भी बनेंगे, और वो सारे के सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा हमारे पास, जो एक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, उनको हमें ऐड करना है। ऐड कैसे करते हैं हम, इंटीग्रेशन की मदद से। इंटीग्रेशन, अब आप ध्यान दो, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो सबसे छोटा रिंग जो होगा बिल्कुल सेंटर पे बनेगा, और सबसे बड़ा रिंग कौन सा, ये, तो उसके लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर r तक डाल देते हैं। ये इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन में क्या क्या कांस्टेंट है उसे हम बाहर कर लें, ई एक्स इक्वल्स टू, अब इसका एक काम करो, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, ठीक है, ये आपकी ड्यूटी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका इंटीग्रेशन करके बताना कि इस इंटीग्रेशन करने पे जो वैल्यू हमारे पास आएगी, वो वैल्यू मैं रिजल्ट में भी यहाँ लिख देता हूँ आपको, और उसकी वैल्यू कहाँ पर मैक्सिमम होगी। रिंग के लिए हमने याद किया था, ये डिफरेंशिएशन किया था, उसी तरह से आपको भी निकालना है कि इस पर्टिकुलर डिस्क के लिए कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, कितनी होगी, ये डिफरेंशिएशन करके आपको निकालना है, ठीक है। मैं आप इसका रिजल्ट यहाँ लिखता हूँ, ई नेट इक्वल सिग्मा अपॉन में 2ε0 1 माइनस एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्ट है फाइनल, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी, आप इसे इंटीग्रेशन करके बाहर लाएं। आपको सिर्फ यहां पर एक चीज नोट करनी है कि x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, x यहां कॉन्स्टेंट है, क्या वेरी कर रहा है, ये r वेरी कर रहा है, ठीक है। आप इसे सॉल्व करें, ये वैल्यू आप लेकर आए, और आपको फिर क्या करना पड़ेगा, dE/dr ये निकालना पड़ेगा इक्वल टू 0। यहाँ से आपको r की वैल्यू आ जाएगी, d/dx निकालना पड़ेगा आई होप, और यहाँ से आपको x की वैल्यू आ जाएगी, उस पर E max निकलेगा आपका। ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे करके बताएं। अगली वीडियो में अगर आपसे कोई डाउट होता है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है मुझे, और अगले वीडियो में मैं आपको वो डाउट क्लियर करूंगा, या फिर अगली वीडियो में मुझे इसे सॉल्व करना पड़े तो मैं सॉल्व कर दूंगा। चैनल पे बने रहिए, रेगुलरली वीडियो विजिट करते रहिए। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।